हीट ऑफ फॉर्मेशन। अब हम लोग हीट ऑफ रिएक्शन के कुछ स्पेशल केस करेंगे, जिसमें से पहला हीट ऑफ फॉर्मेशन। देखो ऐसा होता है, इस सेक्शन में हमें अलग अलग फॉर्म ऑफ हीट को पढ़ना होता है। उनमें से कुछ हीट इंपॉर्टेंट है, जैसे हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन एंड बॉन्ड एनर्जी। इसके अलावा कुछ छोटे मोटे हीट है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, पर हमको पता होना चाहिए। तो पहला इंपॉर्टेंट हीट पढ़ते हैं, जिसका नाम है हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन देखो क्या होता है, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज और एब्जॉर्ब। तो हीट रिलीज भी हो सकता है और एब्जॉर्ब भी हो सकता है। व्हेन 1 मोल सब्सटेंस इज फॉर्म्ड फ्रॉम एलिमेंट एट स्टैंडर्ड स्टेट। तो किससे बनना चाहिए, एलिमेंट से बनना चाहिए। और स्टैंडर्ड स्टेट तो ध्यान रखना है कि कितना बनना चाहिए, 1 मोल बनना चाहिए, ये ध्यान रखना है। किससे, फ्रॉम एलिमेंट से, एलिमेंट से ही बनना चाहिए। और कब, स्टैंडर्ड स्टेट पे ही होना चाहिए। तो सबसे पहले समझते कि स्टैंडर्ड स्टेट होता क्या है। तो देखो स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब क्या है, अगर आपके पास कोई गैस है, गैस, तो उसका जो प्रेशर है वो हम लोग 1 बार लेते हैं। प्रेशर 1 बार लेना है। 1 बार और 1 एटीएम नियरली सेम होता है, तो आप 1 एटीएम भी बोल सकते हो, पर बेटर होता है 1 बार। ठीक है, आपको प्रेशर लेना 1 बार। अगर कोई सोल्यूशन है तो उसका जो कंसंट्रेशन वो आपको 1 मोलर लेना है। मीन्स जो सोल्यूशन होगा उसका मोलरिटी कितना लेना है, 1। अब देखो टेम्परेचर के लिए भी थोड़ा कंट्रोवर्सी, कुछ लोग कहते हैं टेम्परेचर लेना है, कुछ लोग कहते हैं टेम्परेचर नहीं लेना है। एक्चुअल में स्टैंडर्ड कंडीशन में टेम्परेचर को नहीं लेना होता है, पर अगर कुछ मेंशन नहीं किया है तो आप स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या लोगे, रूम टेम्परेचर, दैट इज 25 डिग्री। तो वैसे होता क्या है, वैसे होता है एनी टेम्परेचर, पर अगर कुछ मेंशन नहीं किया है तो आप क्या लोगे, रूम टेम्परेचर। तो जनरली क्या लेते हैं, रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर क्या है, आपका नॉर्मली होता है 25 डिग्री, तो इसको हम लोग जनरली ले लेते हैं। पर ये इसके लिए मस्ट कंडीशन नहीं, ये आपके पास मस्ट है, जो होना ही चाहिए। टेम्परेचर चेंज हो सकता है, टेम्परेचर मस्ट होना, मतलब टेम्परेचर 25 डिग्री होना जरूरी नहीं है। तो उस समय जो भी हीट रिलीज होगा वही आपके पास कहलाएगा हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो समझते हैं पहले इसके बारे में। जैसे हमारे पास एक रिएक्शन है, 2H2O गैस प्लस O2 गैस, इससे बनता है 2H2O लिक्विड। ठीक है, ये एक रिएक्शन है। रिएक्शन है तो हीट ऑटोमेटिक रिलीज होगा, एब्जॉर्ब होगा, कुछ ना कुछ हीट होगा। तो ये जो हीट होगा, जो भी हीट ऑफ रिएक्शन है, देखो यहाँ पे क्या बनना है, वाटर। तो ये हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर नहीं कहलाएगा। तो इस रिएक्शन का जो हीट होगा वो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा, आपको बोला सब्सटेंस कितना बनना चाहिए, 1 मोल, और ये कितना बनना है, 2 मोल। तो इसलिए इस रिएक्शन का जो भी हीट होगा वो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर नहीं कहलाएगा। फिर आगे देखते हैं। आप देखो ऐसा होता है कि जेईई मेन में और नीट में तो यही क्वेश्चन आ सकता है कि 4 रिएक्शन दे दे, पूछे कि बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन पहचानना आना चाहिए। एग्जाम में तो सीधा सीधा यही आ सकता है। तो देखो हम लोग आगे इसमें क्या कर सकते हैं, सपोज करते हमने ये रिएक्शन लिखा, इस बार हमने इसका मोल तो 1 कर दिया, पर इसमें एक मिस्टेक हो गई। अगर टेम्परेचर मेंशन नहीं किया तो आप टेम्परेचर कितना लोगे, 25 डिग्री। 25 डिग्री पे वाटर बताओ क्या होता है, कॉमन सेंस में वाटर क्या होता है, लिक्विड। और प्रेशर क्योंकि 1 बार होना चाहिए तो वाटर क्या होगा, लिक्विड। और वाटर यहाँ पे देखो क्या गिवन है, गैस। और आपको मैंने बताया है पहले कि हीट ऑफ द रिएक्शन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करता है। तो इस वजह से इस रिएक्शन का जो भी हीट होगा वो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O नहीं कहलाएगा, नहीं होगा। तो कब होगा, तो हम लोग अब समझते हैं जब H2O प्लस हाफ O2, ध्यान रखना है रिएक्टेंट में सारे के सारे एलिमेंट होने चाहिए। अब इससे क्या बनेगा, H2O लिक्विड, और कितना बनना चाहिए, 1 मोल। तो इस समय रिएक्शन का जो भी हीट होगा वही कहलाएगा हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो ये कहलाएगा हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर।
तो आपको क्या है कि किसी भी सब्सटेंस का हीट ऑफ फॉर्मेशन लिखने के लिए आ सकता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, मान लेते हैं आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन लिखने के लिए आ गया मिथनॉल का, खुद से लिखना आना चाहिए, इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम होता नहीं है। देखो जैसे लिखना है मिथनॉल, तो मिथनॉल क्या होगा, लिक्विड, तो ये आपके पास होगा मिथनॉल। इधर रिएक्टेंट साइड जो भी लेना है सारे आपको क्या लेने हैं, एलिमेंट। तो कार्बन क्या होता है, सॉलिड। इसमें भी अगर इलेक्ट्रॉप्स हो गए तो आपको लेना है ग्राफाइट, और कौन सा इलेक्ट्रॉप लेना होता है मैं भी थोड़ी देर में लिखवा दूंगा। प्लस क्या होगा हाइड्रोजन, तो 2s2 गैस, प्लस क्या होगा आपके पास इसमें हाफ O2 गैस। तो ये आपके पास रिएक्शन होगा। रिएक्टेंट में सारे के सारे क्या लेने होते हैं, आपको एलिमेंट लेने होते हैं, और इससे जो भी हीट रिलीज होगा या जो भी हीट एब्जॉर्ब होगा वही कहलाएगा हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो इस रिएक्शन का जो भी हीट होगा वो कहलाएगा हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिथनॉल। तो ऐसे आप किसी भी एलिमेंट का लिख सकते हो। जैसे मान लेते हैं अगर आपको लिखना होता H3PO4 का, तो देखो H3PO4 का कैसे आएगा, H3PO4 लिक्विड होता है, तो इधर क्या होगा, ये 1 मोल लेना है, ध्यान रखना ये 1 मोल ही होना चाहिए। तो 3/2 H2 गैस। फॉस्फोरस पता है P4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो आप बोलोगे ये 1/4 होना चाहिए। और फॉस्फोरस क्या होता है, सॉलिड होता है। फॉस्फोरस के भी एलोट्रॉप्स होते हैं, तो अगर पूछा जाए कौन सा फॉर्म, तो व्हाइट फॉस्फोरस, मैं भी लिखवा दूंगा कौन सा, +2O2 गैस। तो ये जो रिएक्शन होगा ये इंडिकेट करेगा हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। तो आप ऐसे किसी भी रिएक्शन का हीट ऑफ फॉर्मेशन फिर लिख सकते हो, ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब देखो होता क्या है कि जो एलिमेंट होते हैं हम लोग उसका हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। तो याद रखना है कि आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन एलिमेंट, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन एलिमेंट is taken as 0 at standard state। तो स्टैंडर्ड स्टेट में हीट ऑफ फॉर्मेशन किसी भी एलिमेंट का कितना लेना है, 0 लेना है, ये बात ध्यान रखनी है। अगर एलिमेंट 2-3 एलोट्रोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो फिर जो नेचर में जो ज्यादा एग्जिस्ट करता है उसका हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या लेना है, 0। तो पहले देखते हैं कि किसका वैल्यू 0 होगा। तो यहाँ पे मैं कुछ एलिमेंट लिख रहा हूँ और यहाँ पे उसका हीट ऑफ फॉर्मेशन, जैसे कि हीलियम गैस, तो इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन 0। सोडियम क्या होता है, सोडियम होता है सॉलिड, तो इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन 0। क्लोरीन क्या होता है, गैस, तो इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन 0। अब जैसे ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो ब्रोमीन लिक्विड की वैल्यू ध्यान रखना 0 होगी। ब्रोमीन अगर आपने गैस ले लिया तो इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 नहीं होगा। ये बात ध्यान रखना है कि अगर आपको टेम्परेचर मेंशन नहीं किया तो आपको 25 डिग्री लेना है स्टैंडर्ड स्टेट में, और उस समय जो जिस स्टेट में एग्जिस्ट करता है उसका हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 लेना है, क्योंकि जो रिएक्शन का जो हीट होता है वो फिजिकल स्टेट पर डिपेंड करता है। तो ब्रोमीन लिक्विड की वैल्यू ध्यान रखना 0, ब्रोमीन गैस की वैल्यू 0 नहीं होती। ऐसे ही मरकरी लिक्विड की वैल्यू 0 है। मरकरी अगर आपके पास गैस हो गया तो ये वैल्यू 0 नहीं होगी। ये ध्यान रखना, एलिमेंट के लिए बोला है मैंने हीट ऑफ फॉर्मेशन 0, किसी मॉलिक्यूल के लिए नहीं बोला है, सिर्फ एलिमेंट के लिए। जैसे आपके पास सल्फर, हम लोग अभी एलोट्रॉप्स पे आते हैं, पहले 1-2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे आयरन, तो आयरन सॉलिड की वैल्यू भी क्या होगी, 0। अब एलोट्रॉप्स की केस में आते हैं तो ध्यान रखना, कार्बन ग्राफाइट की वैल्यू 0 लेते हैं और कार्बन डायमंड की वैल्यू नॉन 0 है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे समझ लेते हैं कि अगर आपसे पूछता है कि ग्राफाइट और डायमंड में ज्यादा स्टेबल कौन है, तो आपको आंसर बताना है ग्राफाइट। देखो डायमंड को बनाने के लिए ज्यादा टेम्परेचर और ज्यादा प्रेशर देना पड़ता है, और थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है जिसका एनर्जी ज्यादा होगा उसका स्टेबिलिटी कम होगा। तो डायमंड को बनाने के लिए हाई टेम्परेचर देना पड़ता है, तो डायमंड के पास एनर्जी ज्यादा होती है तो उसकी स्टेबिलिटी कम होती है। अगर आपको मेंशन नहीं किया है तो आपको ग्राफाइट लेना है, कई बार मेंशन करके आ जाता है, तो फिर आपके पास क्या होगा, अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स
तो थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग क्या है कि ग्राफाइट क्या है, ग्राफाइट इज मोर स्टेबल। तो थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग ग्राफाइट ज्यादा स्टेबल है। पर आप लोगों को पता होगा ग्राफाइट में कार्बन 3 बॉन्ड बनाता है, इसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि डायमंड में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो अगर आप रिएक्शन के हिसाब से सोचोगे अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी, अगर आपने रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग सोचा तो उसके हिसाब से क्या होता है, जो डायमंड होता है वो ज्यादा स्टेबल है, डायमंड इज मोर स्टेबल। तो क्वेश्चन ये आता है कि अगर आपको मतलब एग्जाम में नहीं मेंशन किया कि कैसे बताना है, तो अगर ये आपको नहीं मेंशन किया कि थर्मोडायनेमिक के अकॉर्डिंग बताना है कि रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग बताना है, तो आप खुद से हमेशा बताओगे थर्मोडायनेमिक के अकॉर्डिंग। और थर्मोडायनेमिक के अकॉर्डिंग क्या होता है, ग्राफाइट ज्यादा स्टेबल। तो आप लोगों को याद रखना है कि ग्राफाइट इज मोर स्टेबल देन डायमंड। अगर मेंशन नहीं किया है तो आपको ग्राफाइट को ज्यादा स्टेबल बोलना है। अब ऐसे हम लोग आते हैं सल्फर में। सल्फर एसिड के फॉर्म में होता है, इसमें रोम्बिक वाला ही फॉर्म ज्यादा स्टेबल है और इसी का रेट ऑफ फॉर्मेशन 0 होता है। सबसे इंटरेस्टिंग इसमें फास्फोरस। फास्फोरस में जो व्हाइट फास्फोरस होता है उसका रेट ऑफ फॉर्मेशन 0 है। क्यों? क्योंकि वो नेचर में सबसे ज्यादा मिलता है। और जबकि अगर आप रिएक्टिविटी के हिसाब से सोचोगे तो व्हाइट सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, पर हीट ऑफ फॉर्मेशन किसका 0 लिया है, व्हाइट वाले का। तो याद रखना है कि स्टेबिलिटी के हिसाब से 0 नहीं डिसाइड होता, 0 नॉर्मली उसके हिसाब से डिसाइड होता है जो नेचर में ज्यादा मिलता है। तो व्हाइट फास्फोरस का हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या लिया है, 0। हाँ, अगर आपको मतलब स्टेबिलिटी देखना है तो अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स, तो थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा स्टेबल है ब्लैक। तो ब्लैक फास्फोरस, ब्लैक टी या ब्लैक फास्फोरस इज मोस्ट स्टेबल। तो फास्फोरस की 3 फॉर्म होते हैं, व्हाइट, ब्लैक और रेड। सबसे स्टेबल कौन सा है आपका, ब्लैक। कुछ मेंशन नहीं किया तो आप बोलोगे ब्लैक फास्फोरस इज मोस्ट स्टेबल। पर अगर आप रिएक्टिविटी की बात करोगे अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी, तो रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग रेड फास्फोरस इज मोस्ट स्टेबल। और लेकिन डेल्टा हीट ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा HF किसका 0 लिया, व्हाइट फास्फोरस का। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि हीट ऑफ फॉर्मेशन लिया है व्हाइट फास्फोरस का 0, पर जबकि स्टेबिलिटी ब्लैक का और रेड का ज्यादा होता है। और व्हाइट फास्फोरस तो हाईली रिएक्टिव होता है। इवन व्हाइट फास्फोरस के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो एयर में लाओगे तो उसका कंबशन हो जाता है, ऑटोमेटिक उसमें आग लग जाती है। तो याद रखना है कि हीट ऑफ फॉर्मेशन एलिमेंट का क्या होता है, 0 होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे रिएक्शन को सॉल्व करते हैं। रिएक्शन को सॉल्व करने के पहले एक हम लोग लॉ इसमें पढ़ते हैं जिसका नाम है आपका हेस लॉ। हेस लॉ क्या कहता है, अगर आप रिएक्शन को एक स्टेप में कराओ या एक से ज्यादा स्टेप में कराओ, हीट ऑफ द रिएक्शन वही रहता है, सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता है। इसका मतलब क्या है कि जैसे आप अगर ए से बी बनाते हो और इसका हीट है डेल्टा H1, पर आपने अगर मान लो ए से सी बनाया, सी से डी बनाया और डी से बी बनाया, ये डेल्टा H2, डेल्टा H3 और डेल्टा H4। एक स्टेप में बी बनाया या बी को 3 स्टेप में बनाया तो हीट सेम होगा। मतलब क्या है, डेल्टा H1 जो होगा वो होगा डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 प्लस डेल्टा H4। ठीक है, तो ये हीट ऑफ फॉर्मेशन के लिए आपको हेल्प करेगा ये जो हेस लॉ है मैंने बताया। तो आपको कुछ चीजें और बता दे तो आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लो एक रिएक्शन है ए से बी, इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन है डेल्टा H। अगर आपने रिएक्शन को पलट दिया, बी से कर दिया ए, तो इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन हो जाएगा माइनस डेल्टा H। मान लो जैसे अगर इसका वैल्यू अगर होता है 10 किलो जूल तो इसका वैल्यू होता है माइनस 10 किलो जूल। तो रिएक्शन को पलटने से क्या होगा, हीट ऑफ फॉर्मेशन प्लस की जगह हो जाएगा माइनस। अगर आपने इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया होता तो हीट ऑफ फॉर्मेशन भी क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर आप इसको x से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हीट ऑफ फॉर्मेशन में ध्यान रखना x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर आप किसी भी फैक्टर से रिएक्शन को मल्टीप्लाई करोगे तो हीट ऑफ द रिएक्शन भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर आप रिएक्शन को पलट दोगे तो हीट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, प्लस से हो जाएगा माइनस। और अगर आप रिएक्शंस को ऐड कर देते हो, मतलब कि ए से बी का वैल्यू मानते हैं डेल्टा H1 है
और B से C का वैल्यू डेल्टा H2 अगर आपने ऐड कर दिया और A से बना दिया C, तो इसका वैल्यू होगा डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। तो अगर आप दो रिएक्शंस को ऐड करोगे तो हीट आपका ऐड हो जाएगा, हीट ऑफ द रिएक्शन आपका ऐड हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, हीट ऑफ फॉर्मेशन का यूज करके रिएक्शंस को सॉल्व करते हैं। तो बस इतना ध्यान रखना है कि जो हीट ऑफ रिएक्शन होगा वो सिंपली होगा हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस होगा हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। और अगर किसी एलिमेंट, मान लो कोई एलिमेंट दिया है और उसका हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं दिया होता तो उसका हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या लेना होता है, जीरो। एलिमेंट का हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या लेना होता है, जीरो, और सॉल्व करना होता है। हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं इसमें, ये ध्यान रखना है कि रिएक्शन को बैलेंस करके ही सॉल्व करना है, वैसे बैलेंस दिया ही रहता है आपको। तो ये एक रिएक्शन लिखते हैं, मान लेते हैं आपके पास गिवन है और इसमें बोला है फाइंड हीट ऑफ रिएक्शन। हीट ऑफ रिएक्शन को फाइंड करने के लिए बोला है और गिवन है इफ हीट ऑफ फॉर्मेशन गिवन है, आपके पास प्रोपेन का दे रखा है, ये हीट ऑफ फॉर्मेशन आपके पास गिवन है और इसमें मान लेते हैं H2O, लास्ट इज H2O, और इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन गिवन है -300 किलोजूल पर मोल। अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखो क्या करना है, प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को फॉर्मेशन को माइनस करना है और आपके पास जो भी आंसर होगा वो आ जाएगा। तो देखो कैसे करेंगे, इसमें हीट ऑफ रिएक्शन में क्या होगा, प्रोडक्ट क्या है 3 टाइम्स CO2, तो क्या होगा 3 टाइम हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 प्लस 4 टाइम हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O माइनस करेंगे हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C3H8 माइनस 5 टाइम क्या होगा हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2। एलिमेंट का वैल्यू क्या लेना होता है, जीरो, आपको पता है वो जीरो, तो बाकी सबका वैल्यू पुट करते हैं तो क्या होगा 3 टाइम क्या होगा -400, 4 टाइम -300 एंड क्या होगा माइनस टाइम आएगा 500, तो -12 तो ये आएगा -2400 और -500, तो ये होगा -2900 किलो जूल पर मोल। तो ये इस रिएक्शन का क्या होगा, हीट ऑफ द रिएक्शन। तो जब भी आपको हीट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो आप क्या करोगे, प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में से रिएक्टेंट के फॉर्मेशन को माइनस करोगे।